आप लोगों का हार्दिक शुक्रगुजार हूँ और इतिहास के वो पन्ने को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी क्रांति 1857 में हुई। तो 1857 में इंग्लैंड के रानी ने महारानी विक्टोरिया और महारानी विक्टोरिया ने लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर बनाया, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। और इस क्रांति को लिखने के लिए सबसे बड़ा पहला लेखक हुआ तो वो थे, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो चलो दोस्तों, इतिहास के उन बातों को अपन देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, नवीन प्रशासक ढांचा, भारत सचिव तथा भारत सचिव वाले, भारत सरकार, शासकीय विविधीकरण, अंग्रेज नीति का तथा प्रशासकीय परिवर्तन। तो इतिहास को अपन देखेंगे और इतिहास को सोचेंगे। तो इतिहास क्या है, इसके बारे में हमने ध्यान देना चाहिए। दुनिया में कुछ करना है तो अपना महिला खुद बन, दूसरे के डिपेंड होने के बजाय हर इंसान की लाइफ इंसान ने, यू आर द यूनिक पर्सन ऑफ द गॉड। गॉड मीन्स नॉट ए मैन। देखो दोस्तों, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आप तो बहुत सारे डिसीजन, फैसले खुद पर सोचिए। जब तक आप फैसले स्वयं नहीं लेंगे तब तक आप दुनिया में कोई इतिहास नहीं पाओगे। जितने दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास लिखे हैं, उन्होंने फैसले लिए हैं। जिंदगी में अगर करना है कुछ, ना रहीमा खुद बन, क्योंकि बैठ गया वो अक्सर जिसको सहारा मिल गया है, वो अक्सर जिसको सहारा मिल गया। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ। तो चलते हैं उस जमाने की बातें कि बहुत बड़ी क्रांति हुई, तोपों से मारा गया। और ये बहुत बड़ी क्रांति थी, ये कुर्बानी थी, लेकिन ये कुर्बानी देश के स्वतंत्र काम के लिए। चलो, इतिहास के पन्ने इतिहास के पन्ने हम देखना चाहते हैं। खुदी को कर बुलंद करना तो खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको सबका स्वागत करता हूं और धीरे धीरे इस टॉपिक को मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, हम यहाँ जो चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं, 58-57 की क्रांति हमने नहीं पढ़ी है, तो इस टॉपिक को हमने पढ़ना है। दोस्तों, 58 में क्रांति में हजारों माँ के गोद सुने हो गए, हजारों महिला के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए। ये देश की पहली लड़ाई थी। वीर सावरकर ने इस पहली किताबें लिखी थी, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और उन्होंने कहा था देश की फ्रीडम जो स्ट्रगल है ये 1857 है। 58 से 57 की जो लड़ाई हुई, तो काफी सालों तक ये कहते रहे ये सैनिक विद्रोह था, इट वॉज द सैनिक, बट इट इज नॉट ट्रू।
वीर सावरकर was first time say the revolution. He was the first regal of India. The book The War of Independence 1857 wrote by Mr. V. Savarkar in London. तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1857 को प्रकाश डालने का श्रेय मेरे सावरकर को जाता है जिन्होंने किताब लिखी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इस चीज को कि हम इस बात को ध्यान देते हैं तो 1857 के बारे में द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट इस फर्स्ट बुक ऑफ किसकी थी तो हम मिस वीर सावरकर ने ये बुक लिखी, इसलिए उनको वीर सावरकर कहा जाता है। कई बार आईएएस में और बाकी जगह ये बातें तो ये बुक के बारे में बताया द वर्ड ऑफ 1857। तो वीर सावरकर ने ये बातें की। तो दोस्तों हम पूरा धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे और इसके बारे में हमारे यूट्यूब में आपको हरदम ये क्वेश्चन काम में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों मेरी मेहनत के साथ में रात को 1-2 बजे उठकर मैं ये यूट्यूब बनाता हूँ जो आपको एमए के काम में या यूपीएससी एमपीएससी के काम में आएगा। तो दोस्तों भारत की शुरुआत के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर सजनाम पुलेकर, इतिहास का गाढ़ा अभ्यासक और स्टूडेंट भी समझिए। चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सुनिए। तो चलो तो हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जान दी, सैनिक मारे गए। और इस तरह से 1857 की क्रांति कंप्लीट हुई। अंग्रेजों ने किसको भी पाया उसी बुरी सजा दी। बड़ी से बहुत सारे तोप के घोड़े के सामने मारा गया, बांध के मारा गया, मुंह पे के सामने रखकर मारा गया। और ये अंग्रेजों ने जो बदला लिया, बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छुपे थे और उनके आंखों के सामने दिल्ली में खूनी दरवाजा नाम के सामने उनको गोली से मारा गया। बहादुर शाह जफर इनको मारा गया और उनके नज़र के सामने उनके बेटों को तोप के गोले के सामने शूट किया गया। दोस्तों इस तरह के हालात थे उस वक्त हिंदुस्तान के, अपने भारत के, नॉट हिंदुस्तान, अपने भारत के। कोई ऐसा गांव नहीं था, ऐसा शहर नहीं था जाके पेड़ों के अंग्रेजों ने फांसी देकर लटकाया। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया। अंग्रेजों का जुल्म आज़ादी किस चिड़िया का नाम है, ये चीज उन लोगों ने समझा। शायद हमने वो स्ट्रगल नहीं किया, शायद हमको एहसास नहीं होगा उस जमाने में जो कुर्बानी पेश की, उनकी माँ, बेटी या बच्चे यतीम हो गए। यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ, आखिर क्या इन शहीदों की कुर्बानी का कोई फल मिला? इन हजारों लोगों ने अपनी जानें दी, इसका रिजल्ट मिला कि इंग्लैंड घबरा गया, अंग्रेजी हुकूमत पाए हिल गए और
अत्याचारी ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का ये था, परिवर्तन था, चेंजिंग था। तो पहला पॉइंट तो अपन ध्यान में रखते हैं, 1857 में क्रांतिकारी वीर सावरकर ने जो पुस्तक लिखा, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का बेइज्जत होकर बाहर से जाना पड़ा। इंग्लैंड की रानी महारानी विक्टोरिया ने भारत के कारोबार अपने ऊपर लिया, और इन शहीदों की इन जो कुर्बानी थी वो बेकार नहीं गई, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचारी शासन समाप्त हो गया। एक बहुत बड़ी परिवर्तन था। इंग्लैंड की सरकार भारत की सरकार को अधिकृत कर लिया, और फिर भारत की जो प्लानिंग थी, जो पॉलिसी थी, जो नीतियाँ थी, वो लागू हो गई। तो इस टॉपिक पर हमको यही पढ़ना है कि 1857 में जो क्रांति हुई, इंग्लैंड की जो पॉलिसी थी, जो इंग्लैंड की नीतियाँ थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो कैसी थी, ये टॉपिक पर हमको पढ़ना है। पीछे की चीज़ों का बताने का यही सत्ता था कि इन दोनों टॉपिक को एक दूसरे से लिंक करना बहुत आवश्यक था। तो चलो दोस्तों, हमारा चैप्टर तो यह है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 एंड 1947। तो सब पहला जो है, चलो सबसे पहला चीज वो है, पहली चीज तो ये है, 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें भारत की गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में 57 की क्रांति हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया था महारानी विक्टोरिया ने। लॉर्ड कैनिंग ये जो गवर्नर थे, इन्हीं को वाइस राय कहते थे। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को और मेरे को भी समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मैं हिस्ट्री के लिए भी ये चैप्टर काम में आएगा। राष्ट्र ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ का कल पेपर है, उसमें भी आपको काम में आएगा। तारीख 15 को 1857 को क्रांति में इंग्लैंड की सरकार ने भारत सरकार का कारोबार अपने हाथ में ले लिया। इंग्लैंड की सरकार ने पूरा कारोबार जो था वो अपने ऊपर ले लिया। पहली जो चेंजिंग थी वो कि लॉर्ड कैनिंग को भारत में प्रतिनिधित्व दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को महारानी विक्टोरिया ने भारत में बने रहने दिया। तो ये बात बहुत ध्यान रखना है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक पर, आप सुनिएगा। नवीन, हम इस टॉपिक को बोलेंगे नवीन प्रशासनीय ढांचा। लिखिए, नवीन प्रशासकीय ढांचा। पहला हम बातें करेंगे क्या चेंज हुआ, नवीन प्रशासनीय ढांचा। पहली चीज तो यह है, पहली चेंजिंग ये हुई, भारत का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इनको रहने दिया। अब लॉर्ड कैनिंग को वाइस राय कहा गया। क्या कहना लग रहा, वाइस राय। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और उसको वाइस राय का मतलब होता है, वाइस यानी इंग्लैंड की महारानी का उप अधिकारी
वाइसराय जो चलाने वाला है, राय से होता है रॉयल, रॉयल यानी शाही, शाही प्रतिनिधि, इसको शाही प्रतिनिधि कहेंगे। तो वाइसराय का मतलब शाही प्रतिनिधि, वाइसराय यानी शाही प्रतिनिधि। और ये पहला और अंतिम गवर्नर रहा। तो 1857 में क्रांति हुई तो कौन भारत का गवर्नर जनरल हुआ? जो भारत का गवर्नर जनरल था और पहला वाइसराय था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला वाइसराय किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग पर होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ भारत का पहला और अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग शाही प्रतिनिधि उसको कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग। आप नोट कर लीजिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को इसलिए छोड़ दिया गया, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सिचुएशन कुछ संभाला गया था। लॉर्ड डलहौसी के शासन में सिचुएशन बिगड़ गई थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने इस कैनिंग को डील किया और संभाला, और अंग्रेजों ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और लॉर्ड कैनिंग को छोड़ दिया। जो रूलिंग है वो आप ही करेंगे। अब उससे गवर्नर जनरल न कहकर वाइस राय कहा गया। तो वाइस राय वहाँ से शुरुआत हुआ बोलना। तो दोस्तों मैं डॉक्टर सच्चिदानंद भुलेकर, हिस्ट्री के अभ्यासक। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी, भारत की साम्राज्य की उपाधि उनको, तो भारत की इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया 1857 में क्रांति हुई, उसमें भारत की महारानी को विक्टोरिया थी, उन्होंने कुछ उपाधियां धारण की और यह उपाधि थी भारत सामग्री, भारत सामग्री। तो इस तरह से उन्हीं ने उपाधि दी थी। और भारत की राज करने वाली सामग्री, साम्राज्य। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि आपको इसका याद हो जाए, एक बार देखकर यूट्यूब आप पूरे अपने दिमाग में याद कर दिया जाए। भारत की साम्राज्य, तो नोट करिएगा, या इन्हें कैसरे हिंद की भी, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। भारत की साम्राज्य और कैसरे ए हिंद, कैसर ए हिंद, कहने का मतलब यह है इंग्लैंड की महारानी ने यह ऐलान किया था, अब हिंदुस्तान के, भारत के लोगों पर अन्याय नहीं होगा। अब ये पूरा चार्ज हमारे हाथ में है और हर भारतीय को न्याय मिलेगा, भारत के हर आदमी को बराबरी का अधिकार मिलेगा। ये भारत के लोगों को, भारत लोगों को सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। और क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। यानी भारत के लोगों को सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इंग्लैंड के रानी ने चार्टर पर सही की और सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, न्याय मिलेगा और अधिकार मिलेगा। इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा थी
1857 में क्रांति के बाद। उसके बाद ये हुआ, इलाहाबाद में एक सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में जितने राजा और महाराजा थे सबको बुलाया गया, और लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में उनको सम्मानित किया गया। इंग्लैंड के महारानी ने शाल गिफ्ट किया गया, इंग्लैंड के महारानी ने प्रशासकीय पत्रक दिया गया। इंग्लैंड के रानी ने कहा था, अब किसी भारतीय को रियासत का विलय नहीं होगा, अब भारतीय रियासत की स्थापना होगी। तो मानिए, आप समझ गए होंगे 1857 की क्रांति में इंडिया को जो मिलकर काम किया था। तो इंग्लैंड की महारानी ने इंडिया को वो रिवार्ड दिया, वो रिवार्ड इलाहाबाद में दिया गया था, संगम के पास, मिंटो पार्क बोलते हैं, मिंटो पार्क। मिंटो 1857 के क्रांति के बाद क्या क्या हुआ कि इंग्लैंड के महारानी ने उपाधि दिया, हिंदुस्तान के लोगों को आश्वासन दिया, आप घबराइए मत, आपको सम्मान मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, आपको सर उठाकर चलने का मौका मिलेगा। और उसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद में बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, और उस सम्मेलन में राजा महाराजा को आए थे। ये 1858 में हुआ। 1858 में ये सम्मेलन इलाहाबाद में मिंटो पार्क में हुआ। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड कैनिंग, यानी उन्हीं को वाइसराय कहा गया। तो वहाँ से वाइसराय थे। तो दोस्तों, बहुत सिंपल बातों से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। एक एक आप इस पर धीरे धीरे लिख भी सकते हैं, पॉइंट को लिखकर आपका फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको ध्यान में आया, इलाहाबाद में मिंटो पार्क में जो राजा महाराजा को बुलाकर शाल और प्रशासक पत्र देकर मिंटो पार्क में, इसके मिंटो पार्क है, मैंने देखा है, आप भी देखिए, तो मिंटो पार्क जरूर देखिए। द लॉर्ड कैनिंग के अध्यक्षता में मिंटो पार्क में जो सम्मेलन है हुआ, इससे सारे में राजा महाराजा को बुलाया था। और आप जानते हैं, एक बात मैं आपको बताने वाला था, किसी ने लिखा है, सर काट के सिर पर मेरे वार करेगा, ये काम कोई और नहीं, ये काम कोई और नहीं, मेरा ही आदमी, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी, वहाँ पर पानी भी कम था। ये राजा और महाराजा थे, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में मिलकर, ये राजा और महाराजा आए हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजों में लूटकर अपने ही देश के गद्दारी की। इन्होंने अंग्रेजों मिलकर विचार विनिमय किया, अंग्रेजों का साथ दिया। किसी ने लिखा है, अगर लाल डलहौजी ने कहा है, अगर भारत के रियासतों की राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो ये सैलाब इतना भयानक था, इतने अंग्रेज भाई गए थे। लाल डलहौजी के शब्द, रियासत के राजा ने हमको साथ न दिया होता, ये सैलाब इतना भयानक था, हम बह गए होते। यकीन मानिए, लोग मिंटो पार्क में ये सारे
राजा और महाराजा मौजूद थे और आप समझ लीजिए इनके ऊपर चादर उड़ाई जा रही थी। इनके हाथों में महारानी ने एक सादा प्रशस्ति पत्र दिया था, इसी में बह गए, इसी में खुश हो गए। ये हमारे लोगों की हालत है, आज वही हालत है, कल भी वो थी, परसों भी रहेगी। ये हमारा भारत है। तो इनको राजाओं के इस क्षेत्र को रॉयल प्रेसिडेंसी का नाम दिया गया। कहने का मतलब इन राजाओं की रियासत को महारानी का क्षेत्र कहा गया। महारानी की प्रजा महारानी का क्षेत्र कहा गया, गैर सी बात है। ये इस गदर में, यकीन मानिए, इस गदर में मंगल पांडे याद है, वर्षिंग याद है, तात्या टोपे याद है, नाना साहेब याद है, लेकिन इनमें से किसी राजा का नाम आपको ध्यान है? बिल्कुल नहीं। ध्यान है मंगल पांडे, तात्या टोपे, वर्षीन, नाना साहेब। इतिहास अपने पंडों में उन लोगों को जगह देता है जो धारा के विपरीत चलते हिमाकत करते हैं। आपका नाम, आप पढ़ाई करो या नहीं करो, लेकिन आपका नाम आपके शहर में लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि आप धारा के विपरीत चलने की हिमाकत कर रहे हैं, आप धारा के विपरीत चलने की चल रहे हैं, आप लोगों से लड़ रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। भला गांव के लड़के ने एक बार जाकर इतनी हिम्मत जुटाई थी, जिसने अपने पूरे कैरियर को दाव कर लगाकर ये 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 ऐसी इज्जत की बातें होती हैं। तो जिस दिन आप काम करोगे तो आपका सभी सम्मान करेंगे, पूरे शहर आप पर मान सम्मान देगा। लोग कहेंगे ये मेरे गांव का लड़का है। तो धारा के विपरीत जो चलते हैं, इतिहास उनके नामों को याद रखता है। धारा के साथ बहने वालों को इतिहास भुला देता है, जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है। दोस्तों, मैं धीरे धीरे आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इसका आपको याद भी आए और सुनने में भी मजा आए। खंडहर देखना, पुराने किले देखो, तो मेरा भी शौक है, क्योंकि इतिहास से प्यार है, मोहब्बत है। मैं आपको एक बात कहूँगा, मैं इसी का नशीर हूँ। आप नशेरी के साथ रहोगे तो मुझे उम्मीद है नशे की लत आपको भी लगेगी। इतिहास का नशा एक बार डालकर देखिए तो आप आपके दिल में बैठा दूंगे। तो मोहब्बत करिए इतिहास से, तो इतिहास उससे भी मोहब्बत करता है। जिसने इतिहास मोहब्बत कर दिया उसके सिर पर ताज होगा। किसी भी चीज़ को अपना बनाना हो तो उससे मोहब्बत करना सीखिए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ तभी तक हाथों में रहती है जब तक आपके बाजू में ताकत हो और वो निकल जाए। हिस्ट्री से मोहब्बत करना है, हिस्ट्री अगर सीखना है तो ध्यान में रखिए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद की रॉयल फैमिली, रॉयल प्रेसिडेंट का दर्जा मिला था इन रियासत को, राजों का। लेकिन 1857 के शहीद आज भी जिंदा है। इन राजाओं के नाम इतिहास के पन्नों से हटा दिए गए हैं। शहीदों की चिताओं पर शहीदों की चिताओं पर आज जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर आपके साथ में आपको आगे बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अब देखिए और बातें मैं आप इलाहाबाद का सम्मेलन था जो 1858 में हुआ, लॉर्ड कैनिंग के मिंटो पार्क में। इंग्लैंड की महारानी के भारत का ताज अपने सर में रख दिया, भारत की साम्राज्य की उपाधिधारी की, केसरी हिंद की केसरी हिंद
उनको कहा गया, इंग्लैंड की महारानी को कैसरे हिंद तो कहा गया। क्या भारत में कोई आदमी था किसको कैसरे हिंद को सम्मानित किया गया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन कैसरे हिंद फ्रीडम सीकर इंडिया? वो कौन था नेता है जिसको कैसरे हिंद से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसका उत्तर बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का अगर उत्तर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसा तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलो, अच्छा लगा तो कैसरे हिंद महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को गांधी को कैसरे हिंद मैं एम के गांधी को कैसरे हिंदी से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया। लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए दोस्तों। तो ये बातें तो तो पहले कैसरे हिंद इंग्लैंड की रानी को कहा गया और फिर महात्मा गांधी को कहा गया कैसरे हिंद। तो आइए बातें करते हैं, हम लोग ये बातें करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का सचिव, भारत सचिव, लिखिएगा, भारत सचिव। भारत सचिव तथा भारत भारत सचिवालय, भारत सचिव तथा भारत सचिवालय। तो दोस्तों, लिख लीजिएगा, ये सचिवालय, इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। भारत सचिव तथा सचिवालय, भारत सचिवालय, इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, भारत सचिव तथा भारत सचिवालय, जाहिर सी बात है, इंग्लैंड की महारानी जब अपने ताज अपने सिर पर रखा था तो उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी। यानी एक अधिकारी इंग्लैंड में समा गया जो महारानी के भारतीय साम्राज्य का, इसी अधिकारी को भारत सचिव कहा गया। एक ऐसा अधिकारी जो इंग्लैंड की सरकार को भारत के बीच में, इंग्लैंड का सरकार, इंग्लैंड की सरकार, लिख लीजिए, इंग्लैंड की सरकार और भारत के बीच में जिसको अधिकारी था, भारत सचिव कहा गया था। और वो अधिकारी कौन था? इंग्लैंड की सरकार और भारत की सरकार, एक अधिकारी होता था, भारत सचिव के नाम से जाना था। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। एक्चुअली इंग्लैंड की सरकार जो है, कोई इंफॉर्मेशन लेना था तो भारत सचिव से लेती थी। भारत की सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था वो भारत सचिव करता था। तो भारत की गवर्नर जनरल से बात करता था। ये बीच का रास्ता था। आपको मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, शायद आपको समझ गया होगा। टॉपिक कितना भी बड़ा हो, 1 साल 1.5 तास चले, 2 तास चले, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। खुद को भी समझना चाहिए और दूसरों को भी समझते हुए समझाना चाहिए। तो हम बात करते हैं, भारत सचिव कहाँ रहता था? ये लंदन में रहता था। ये
भारत सचिव लंदन में रहता था और इसका मुख्यालय था मुख्यालय लंदन में था। भारत सचिव के मुख्यालय को सचिवालय कहा जाता था। भारत सचिवालय, नोट कर लिए दोस्तों। भारत सचिव लंदन में रहता था और उसका मुख्यालय लंदन में था, और भारत सचिव का मुख्यालय को भारत सचिवालय कहा जाता था। भारत सचिवालय। दोस्तों नोट करिएगा, भारत सचिवालय कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, कई कई पर इनको इंडिया ऑफिस भी कहते थे। भारत सचिवालय को कई कई पर इंडिया ऑफिस भी कहते थे। इंडिया ऑफिस, इंडिया ऑफिस। किस तरह से भारत पर राज हुआ गुलामगिरी के, और जो राज किए वो अपने ही कारण किए, क्योंकि अपने लोग इस तरह से गुलामगिरी सहन करने में बड़ा प्रॉब्लम। आज भी वही चल रहा है। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। देखो सिंपली मैं आपको समझ में बता रहा हूँ। अब चलिए बातें करते हैं सचिवालय में। हम देखेंगे तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य होते थे। 15 सदस्य होते थे भारत सचिव सहायता के लिए। 15 मेंबर होते थे, 15। 15 सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति 10 से 15 वर्षों के लिए की जाती थी। भारत की एक 15 सदस्यीय समिति की जाती थी और उनकी नियुक्ति 10-15 सालों के लिए होती थी। जो 10 से 15 वर्ष तक के नियुक्ति की जाती थी। नोट कर लीजिए, 10 से 15 वर्ष तक के की जाती थी, जिनकी नियुक्ति 10 से 15 वर्ष तक के की जाती थी। जिनकी नियुक्ति 10 से 15 वर्ष तक के लिए की जाती थी। इस तरह से सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की जो बातें थी, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे बताकर आपके दिमाग में याद आ जाए, ये मेरी इच्छा है। कहने का मतलब यह है कि भारत का सचिव होता था, ये बहुत सी सुविधा मिली थी। जैसे कि इसके सचिवालय में महालेखाकार होता था, रजिस्ट्रार होता था, चिकित्सक होते थे। हर तरह की सुविधा इनको दी गई थी इंग्लैंड में। ये लंदन में रहता था और लंदन से ही कारोबार बार चलाता था। कहा जाता है जितने लोग भारत सचिव के अंडर में काम करते थे, उन सब का वेतन, भारत सचिव का वेतन भारत सरकार पर भारी था, यहाँ ना पर लंदन सरकार पर। तो आप नोट करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपने ग्राफ बनाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तो आ जाइए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम कुछ और बातें करेंगे भारत सचिव के बारे में। हम भारत सचिव की जो बात करेंगे, हमारी कोशिश है भारत सचिव पर जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके पूरे क्लियर हो जाए। और हमेशा याद रखिए, इसको रटने वाली चीज़ नहीं है, इसमें दिमाग में समझने वाली बात है और नोट करना है। जब भी मौका मिले एक आधे बात दोहरा दीजिए बस, और इस पर कुछ नहीं करना है। तो भारत सचिव की सहायता के लिए
कितनी तो दोस्तों आइए इन बातों को अपन दोहराते हैं कि तो भारत सचिव के लिए बहुत सारी अधिकारी होते थे, बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे रजिस्ट्रार, लिखिए आप, रजिस्ट्रार, महालेखाकार, महालेखाकार, कानूनी कानूनी सलाहकार, सलाहकार, निधि निधि निदेशक, उसकी हेल्प के लिए उसके ऑफिस में मौजूद होते थे। तो दोस्तों आज भी ये सिस्टम हमारे देश में चल रही है और इससे प्रशासकीय चलाना थोड़ा सौंप ही जाता है। अभिलेखों का अधीक्षक, अभिलेखों का अधीक्षक, अभिलेख का अधीक्षक, दिस इज द भारत सचिव में जो अधिकारी काम करते थे ये इनके नाम है। अगर मान लीजिए भारत सचिव पर आपको पूछा गया तो भारत सचिव के बारे में आपको पूछा गया तो वर्णन करिए, तो आप इस तरह से वर्णन लिख सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री भारत का सचिव था, उसके साथ में बहुत सारे ऑफिसर काम करते थे। भारत सचिव का आय थी वो 25 लाख थी, यानी भारत सचिव की जो आय थी 25 लाख रुपए उस समय इनके भी इनकम थे। भारत के संचित निधि पर आधारित थे, जो भारत के पैसे अधिकार, पूरा पैसा इंडिया के खजाने से दिया जाता। इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड में खाते थे, इंग्लैंड में खर्च करते थे, लेकिन पैसा कौन पे करता था? इंडियन गवर्नमेंट। तो इंग्लैंड ने इस तरह से हम पर राज किया और हम गुलाम बनते गए। नोट करिए दोस्तों, भारत सचिव, रजिस्ट्रार, महालेखाकार, कानूनी सलाहकार, निधि निर्देशक, अभिलेखकार थे। 25 लाख रुपए भारत का वेतन था और बाकी भारत सरकार संचित निधि से प्रभावित था। इंडिया की गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। दोस्तों रजिस्ट्रार, महालेखाकार, कानूनी सलाहकार, निधि निर्देशक, महालेखाकार और सचिव का 25 लाख रुपए खर्चा था। और ये खर्चा जैसे भारत सचिव का पगार तो 25 लाख रुपए था। वो 25 लाख यानी उस जमाने का कितना कोटी होगा। और उसके प्रशासकीय जो अधिकारी थे। तो दोस्तों इस तरह से सब बातें थी। आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने एक बार मेरा यूट्यूब देखे तो शायद आपको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कानों से लगाकर नाते नाते भी आपने इसको सुन लिए तो भी आपको ये इतिहास का पेपर आपको याद रखना बहुत सौंप ही जाएगा। तो भारत सचिव और उसके इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। आपको उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। चलो आइए हम बात करेंगे, भारत सरकार के बारे में बातें करते हैं। भारत सरकार, तो दोस्तों चलिए भारत सरकार के बारे में
हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हम याद करेंगे भारत सरकार के बारे में, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार, चलो आइए भारत सरकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, 3:23 सवेरे के हुए और मैं सब रात को उठकर, अगर मेरा फ़ायदा होता है तो चलो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में हम बातें करते हैं। मॉर्निंग के 14 जून में 3:23 हुए हैं। मेडिटेशन करने के बाद भारत में मैं बताने जा रहा हूँ, जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल था, उसको कहा गया वाइसराय। वाइसराय, वायस राय, शाही प्रतिनिधि। तो दोस्तों, शाही प्रतिनिधि कहा गया उसको, ये आपको मैं पहले ही बताया, ये नोट कर लीजिए। आपको पता है उस समय पर 1858 में अंतिम जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल। प्रथम वाइसराय थे। आप नोट कर लीजिए इस लाइन को, अच्छा रहेगा। लॉर्ड कैनिंग was the last government of India and first viceroy of India in 1858। 1858 में ये बात हुई। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आता है कि फर्स्ट वाइसराय कौन है इंग्लैंड की गवर्नमेंट में, बोला ना गवर्नर जनरल को बांधा जाए, ये कहने का मतलब ये 1857 में जो क्रांति हुई लॉर्ड डलहौजी के सबसे मानी जाती है। व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ जनरल, बहुत ही ज़्यादा, उसका नाम क्या था, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ए वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी पर भांडा पड़ा था। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत अंकुश था, हिंदुस्तान के राजा को जमीनी छीनी, रियासत सुन्नत की वलय किया, भारत नीति चलाई, गलत नीति चलाई उस पर तो क्या वाइसराय फ्री होना चाहिए, इस पर लंदन में डिस्कशन होना चाहिए। क्या वाइसराय फ्री होना चाहिए कि इसके थोड़े हाथ बांधे जाए। तो पूरे संसद में बात उठी, वाइसराय को थोड़ा सा प्रिव्यू करना पड़ेगा। तो 4 सदस्य वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद, वर्किंग कमेटी, वर्किंग कमेटी और 4 मेंबर जोड़े गए। वर्किंग कमेटी कब हुआ, 1857 के बाद। थोड़ा सा इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने बांधने की कोशिश की, 4 नंबर जोड़े गए, कार्यकारिणी बनाई गई, एक वर्किंग कमेटी बनी गई, 4 सदस्य थे और वाइसराय को बोला गया कि आप कोई भी कानून बनाओ तो कानून बनाते समय इस 4 से राय लो। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो आपने नोट किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलो दोस्तों, तो चलो आगे हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की। भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, उस समय ब्रिटिश में मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं वाइसराय की।
वायसराय, वायसराय के साथ एक कार्यकारिणी, वायसराय के साथ वायसराय कार्यकारिणी परिषद। इस कार्यकारिणी परिषद में सिर्फ 4 सदस्य थे, 4 सदस्य थे। ये 4 सदस्य इसलिए कहे गए थे कि वायसराय को रिजर्व किया जाए, इसकी लगाम लगाई जाए, और वो लगाम लगाना बहुत आवश्यक था, इसलिए बनाया गया। कार्यकारिणी की परिषद से बनाई गई ताकि वायसराय को की लगाम लगाया जाए। आपको मैं बताऊं कि जो मेंबर थे ये शुरुआत में 4 ही थे, बाद में ये बढ़ते बढ़ते रहे। 5वां एक सदस्य और जोड़ा गया 1861 में। देखो लिखिए 1861 61 में 5 सदस्य हुए। 6ठा सदस्य 1874 में 6वां सदस्य जोड़ा गया। यानी जो सदस्य थे ये बढ़ते और घटते रहे। एक सदस्य और जुड़ गए 1861 में। 1874 में 6वां सदस्य हुआ, यानी 1874 में 6 सदस्य रहते। ये कब थे? 1874 में। जो कार्यकारिणी परिषद थी यह आवश्यकता के अनुसार घटती और बढ़ती थी। जरूरत पड़ने पर बढ़ा भी जाया जाता था और आवश्यकता अनुसार घटा भी दिया जाता था। दोस्तों सुनिए, थकिए मत, जगो, चलो। What is the discussion? It is the very important subject. Uh, in the 57, that Bharat Sarkar, it was the Governor General, Viceroy, and in Viceroy, and the Karyakarni, there was the only 4 Sadasya at that time, and उनको लगाम लगाने के लिए बातें की गई। 1861 में 5 सदस्य हुए और 1874 में 6 सदस्य हुए। इस तरह से बढ़ाया और घटाया भी जाता था। तो दोस्तों, मैं ये लंबा चैप्टर हो रहा है, लेकिन होने दीजिए, आपके और मेरे दिमाग में ये बातें अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, हम 53 मिनट का ये चैप्टर हुआ है, हम 60 मिनट का करेंगे। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइडेशन करेंगे और समझने में थोड़ा इजी लगेगा। इस तरह से मेरा हर दिन का 1 तास का चैप्टर आपके ध्यान में आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? एक्चुअली बीच में आपसे मैं बातें करते रहता हूँ कि मेरा शिक्षक क्षेत्र का 45 साल का अनुभव, और इतना अनुभव आपके काम में आएगा। ये अनुभव, इस सब अभी तक के मैंने बहुत सारे